नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के पहली इकाई से पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, इस नाम से तो आप सब परिचित ही होंगे। आइए इनके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया, मतलब ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। बच्चों, ये राष्ट्रपति के साथ साथ एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा एक प्रसिद्ध रचनाकार भी थे। भारत में इनके अनमोल योगदान के लिए इनको भारत रत्न जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ एक आत्मकथा का अंश है। इसमें लेखक ने यानी अब्दुल कलाम जी ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है कि किस तरह से जब वैज्ञानिक किसी मिसाइल्स का तैयारी करते हैं तो उसमें कितनी तकलीफ़ें उन्हें आती है। किस तरह से सभी वैज्ञानिकों ने एक संगठन बनाकर उस पर काम किया है, इसका वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में दिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पृथ्वी से अग्नि की ओर इस पाठ की तरफ। बालासुर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। अब बच्चों, पहले तो हम ये समझते हैं कि पृथ्वी और अग्नि है क्या। पृथ्वी से यहाँ धरती, भूमि नहीं, इसका अर्थ यहाँ पर है मिसाइल, यानी कि पृथ्वी और अग्नि ये दोनों मिसाइल्स हैं। लेकिन जो पृथ्वी है वह भारत की पहली मिसाइल है। अब बच्चों, यहाँ एक शब्द दिया है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ होता है लॉन्च करना, ठीक है। तो कलाम जी कहते हैं पृथ्वी मिसाइल बनने का जो काम हो रहा था, और वो काम कहाँ हो रहा था? बालासोर में, जो उड़ीसा राज्य में है। वहाँ पर पृथ्वी मिसाइल का काम हो रहा था, यानी उसके अंतरिम प्रक्षेपण यानी कि जो फाइनल टेस्ट है उसका काम वहाँ पर चल रहा था, और उसका काम पूरा होने में कम से कम 1 साल की देरी थी। कलाम जी कहते हैं कि पृथ्वी के लॉन्च के लिए उन्होंने श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश के आइलैंड पर बना हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे चुना है। इस स्पेस सेंटर में विशेष सुविधाएं भी होती हैं। अब वह सुविधाएं कौन कौन सी होती है, चलिए हम देखते हैं। लॉन्च पैड, लॉन्च पैड मतलब ऐसी जगह जहां से रॉकेट उड़ाए जाते हैं। ब्लॉक हाउस, यहाँ पर मशीनरीज रखी जाती है और सभी डेटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब वहाँ पे सभी बड़ी बड़ी मशीनरीज रखी जाती हैं और उनका डेटा वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। नियंत्रण उपकरण यानी कंट्रोल मशीन। अगला है चलित दूरमिति केंद्र, यानी कि चलित यानी ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो हमें जैसे हम कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं ना, और हमें वहाँ पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ से मिलती है। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। अब बच्चों, जो पृथ्वी मिसाइल है यानी जो पृथ्वी उपग्रह है उसे 25 फरवरी 1988 को यानी 25 फैब 1988 को सुबह 11:23 पर उसे छोड़ा गया, यानी उसका लॉन्च किया गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। अब बच्चों, कलाम जी यहाँ कहते हैं कि रॉकेट विज्ञान के इतिहास में, यानी जो इतिहास था रॉकेट बनाने वालों के, उसमें यह एक युगांतकारी घटना, युगांतकारी यानी
युग प्रत्येक यानी युगों को बदलने वाली यह एक घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मतलब बच्चों, जो दूसरे देश थे ना, जहाँ पे रॉकेट यानी जहाँ साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन सभी देशों को विचलित कर दिया। यानी वो विचलित हो गए कि भारत जैसा देश कैसे आगे बढ़िया। मतलब यहाँ पे शिक्षा तो थी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वहाँ के लोग अब रॉकेट लॉन्च करने लगे। तो वे सभी देश जो विकसित देश थे, डेवलप्ड कंट्रीज थी, वे विचलित होने लगे। मतलब कि भारत भी अब आत्मनिर्भर बन गया। आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी होना। तो भारत ने अपना एक मिसाइल लॉन्च किया तो सभी जो देश थे वो विचलित हो गए। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल्स आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। अब बच्चों, जो सामर्थ्यशील यानी जो स्पेस सेंटर होते हैं ना, जहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ साइंस की पढ़ाई की जाती है, स्टडीज़ की जाती है, उनमें जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो मिसाइल्स बनाई जाती है, उन क्षेत्रों में अब हमारे देश का भी नाम आने लगा। मतलब हमारे देश को भी लिया गया, जहाँ पे मिसाइल्स यानी टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हुआ करते थे। अब उन देशों में हमारा भारत देश भी चुना गया, यानी उन चुनिंदा राष्ट्रों में भारत देश को भी स्थान मिल गया। यानी कि जो विकसित देश थे, जो पढ़ाई के साथ साथ वैज्ञानिक तथा मिसाइल्स के क्षेत्र में विकसित थे, अब उन देशों के लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल कर लिया गया था। लेकिन क्या पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल्स प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? अब बच्चों, यहाँ कलाम जी कहते हैं, क्या सिर्फ पृथ्वी मिसाइल बनाकर हम चुप बैठ जाएं? क्या ये पर्याप्त होगा? नहीं। इसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने कम से कम 4-5 और मिसाइल्स बनाई, जैसे सूर्या, आकाश, नाग, ऐसे उन्होंने 4-5 और मिसाइल्स बनाई। मतलब वो प्रश्न रख रहे थे कि ये कुछ मिसाइल्स बनाकर हम जो दूसरे विकसित देश है, क्या हम उनके बराबर ताकतवर बन पाएंगे, या बस इतना ही है हमारे लिए, क्या और आगे नहीं बढ़ सकते? तो बच्चों, ठीक उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में भी काम किया जा रहा था। मतलब ठीक उसी समय जो अग्नि मिसाइल है, जो टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में, उस पर भी काम किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर, यही एक उत्तर था। अब बच्चों, यहाँ पे कलाम जी को उत्तर मिल जाता है कि जो वो सोच रहे थे कि सिर्फ पृथ्वी ही पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद अग्नि मिसाइल पर भी काम चल रहा था, और यह इस मिसाइल्स के लिए देश के जितने भी संसाधन थे सब दांव पर लगे थे। दांव पर लगना मतलब जान पर खेलना, यानी प्राणों की परवाह न करना। मतलब इस मिसाइल को बनाने के लिए जितने भी संसाधन थे, यानी जो भी वस्तुएं थी, सामान थे, वो सारे इस पर लग चुके थे। अब बच्चों, अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। कितने थे? 500 से भी अधिक वैज्ञानिक थे। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क भी बनाया गया था। अब बच्चों, मिसाइल्स वगैरह जो भी बनता है, उसमें सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं होते, वैज्ञानिक तो होते ही हैं। मतलब इसमें 500 वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके अलावा भी बहुत से लोग इसमें लगते हैं, यानी जैसे जो वर्कर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, ऐसे बहुत से लोग हर एक प्रोजेक्ट में जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अग्नि टीम का एक मतलब एक संगठन बना, एक नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। अब बच्चों, यहाँ पे देखो, जो अग्नि जो मिसाइल है वो तैयार हो चुका है। अब उसका प्रक्षेपण यानी उसका लॉन्चिंग का टाइम भी आ गया है। तो उसके लिए एक निर्धारित यानी निश्चित यानी एक ठीक समय रखा गया। अब वो क्या डेट रखा गया था? 20 अप्रैल 1989 यानी 20 अप्रैल 1989 को अग्नि को लॉन्च करना था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व यानी एक अनोखा अभ्यास होने जा रहा था बच्चों। इसके पहले भारत में कोई भी ऐसी मिसाइल्स लॉन्च नहीं की थी। तो यह बहुत ही एडवांस था। जो मिसाइल था अग्नि, यह बहुत ही एडवांस था। तो इसके लिए बहुत सब एक्साइटेड भी थे। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल्स प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर
सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अब बच्चे यहाँ कलाम जी बताते हैं कि जो लॉन्चिंग का जो तरीका होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्पेसशिप्स और एक होते हैं मिसाइल के। तो जो मिसाइल के जो लॉन्चिंग होते हैं उसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो वस्तुएं यूज़ की जाती है ना, जो पदार्थ होते हैं वो विस्फोटक पदार्थ भी यूज़ होते हैं मिसाइल्स बनाने के लिए। तो जब मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो उस समय खतरा भी होता है। अगर कुछ विस्फोटक पदार्थ है उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो वो फट भी सकता है। इससे बहुत से लोगों को जान का खतरा भी होता है। तो वहाँ सुरक्षा बहुत ही कड़क रखा जाता है, मतलब किसी को प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पूरे वैज्ञानिक जो वहाँ की टीम होती है वो पूरी तरह से कोशिश करती है। आगे प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियाँ, यानी जितनी भी प्रक्षेपण लॉन्चिंग के टाइम पे जो भी काम थे उसको सब कुछ गतिविधियाँ, यानी जो भी कृतियाँ हैं, जो भी काम है उसको सब कुछ टाइम टेबल के अनुसार पूरा कर दिया गया था। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, यानी T14 यानी T14 यानी कि टी मतलब टेक ऑफ करना, ये साइंटिफिक भाषा है यहाँ पर कि कुछ टेक ऑफ करने के लिए 14 सेकेंड बचे थे। तब कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब जब 14 सेकेंड ही बचे थे लॉन्च होने के लिए, तब कंप्यूटर ने संकेत दिया, इंडिकेट किया कि जो उपकरण है उसमें से कुछ मशीन है वो काम नहीं कर रहे, ठीक से काम नहीं कर रहे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे तुरंत सुधार लिया, यानी जो भी कमियां थी उसे तुरंत सुधार लिया। फिर शुरुआत की। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, यानी रुकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अब बच्चों यहाँ बताया गया है कि जब अग्नि का लॉन्चिंग शुरू हुआ तो कंप्यूटर ने एक संकेत दिया कि उसमें से कुछ उपकरण हैं वो ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत सुधार लिया, बना लिया। फिर भी जो निचले रेंज के थे, मतलब वो बार बार बताया जा रहा था कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, होल्ड है, उसे रोकना पड़ेगा। तो ये जो अग्नि का जो प्रक्षेपण था उसे स्थगित करना पड़ा। स्थगित यानी उसे रोकना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। अब बच्चों, कलाम जी अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गए। उन्होंने देखा कि जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, वे बहुत दुखी थे, सदमे में थे कि उनका जो मिसाइल है वो सही समय पे लॉन्च नहीं हो पाया, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। तब कलाम जी ने अपना अनुभव उनके साथ बांटा, यानी अपना जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर किया। वे कहते हैं कि उनका एक मिसाइल था जिसका नाम था SLV-3। वो उनका जो प्रक्षेपण यान था वह समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन वे निराश नहीं हुए। उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आगे वो कहते हैं, आपके मिसाइल्स अभी तक आपके सामने हैं। मतलब कलाम जी कहते हैं कि उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी वो तो समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से इस पर काम किया और वे उसी सफलता के साथ आगे बढ़े। और कलाम जी उन साइंटिस्ट को कहते हैं कि आप लोग का मिसाइल तो आपके सामने है, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, कहीं खोया नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिससे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा न जा सके। अब बच्चों, उन्होंने क्या किया कि उनको मोटिवेट किया, मोटिवेशनल स्पीच दी कि अभी तो आपका मिसाइल आपके सामने है, आप लोग कुछ खोया नहीं है आप लोगों ने। अगर आप लोग और कुछ मेहनत करें, 1-2 हफ्ते में जो भी कमियां हैं उसको सुधार सकते हैं। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अब बच्चों, कलाम जी की बातें सुनकर जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर से मोटिवेट किया। वे जिस तरह से निराश थे वे सब काम में लगे और उन्होंने सभी जो टीम थे, छोटे बड़े सभी लोगों ने एक बैठक बुलाई और फिर से अपने काम में वे लग गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल्स को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए
तैयार कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर कलाम जी के अपने अनुभव उनके साथ बांटने के बाद वैज्ञानिकों में फिर से एक नई ऊर्जा आ गई। मतलब वे काफ़ी मोटिवेट बात उन्होंने बताई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। इसके बाद जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अगले 10 दिन दिन रात मेहनत की। उन्होंने एक विस्तृत विश्लेषण के बाद मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे एक लंबा चौड़ा मीटिंग रखा और उसमें उन्होंने देखा कि उनके इस मिसाइल में क्या कमियां हैं, किस तरह से उसे ठीक किया जाए। तो 10 दिन में उन्होंने इसे फिर से ठीक किया और फिर से 1 मई 1989 को इसके लॉन्चिंग की तैयारी की। यानी फिर से मिसाइल में जो कमियां थी उसे ठीक करके 1 मई को उन्होंने डेट रखा। क्या डेट रखा? 1 मई 1989 यानी 1 मई 1989 को लॉन्चिंग का एक डेट रखा। लेकिन देखो बच्चों, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। अब बच्चों, जैसे ही अग्नि का लॉन्चिंग का समय हुआ उस समय फिर से कंप्यूटर में होल्ड का संकेत आया। यानी कंप्यूटर ने फिर से संकेत दिया, संकेत ने इंडिकेट किया कि यह ठीक से चल नहीं रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। फिर से अग्नि का जो प्रक्षेपण था वो एक बार स्थगित करना पड़ा। स्थगित यानी फिर से एक बार उसे रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत ही आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी ऐसा होता ही रहता है। अब कलाम जी यहाँ कहते हैं कि ये बहुत आम बात है, यानी रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस फील्ड में ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के साथ ही ऐसा हो रहा है कि लॉन्चिंग 1 बार रुक गई, 2 बार रुक गई। ऐसा हर देश के साथ जो भी रॉकेट वगैरह बनाते हैं उन सब के साथ ऐसा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। तो बच्चों, पृथ्वी से अग्नि तक इस पार्ट को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। इसके आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने जितने भी परिच्छेद यहाँ पर पढ़े हैं उस पर आधारित यहाँ हम कुछ स्वाध्याय देखते हैं। चलिए, जैसे पहला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें से सही ऑप्शन चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी सेंटेंस कंप्लीट करना है। पहला है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। तो इसका उत्तर क्या है? श्रीहरिकोटा। यानी पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। उसी प्रकार से दूसरा है, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। अब इसका उत्तर क्या है? सेकंड। यानी सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। अगला है, अग्नि टीम में डैश 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। मतलब अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे? 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इस विवरण ने उन्हें डैश की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। इसका उत्तर क्या है? इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाओ। अब बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें सही जोड़ी चुनकर लिखना है। जैसे कि अग्नि। अब अग्नि का सही उत्तर क्या होगा? अग्नि क्या है? मिसाइल। तो इसका उत्तर क्या होगा? मिसाइल। अग्नि का उत्तर मिसाइल। उसी प्रकार से श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्या है? एक अंतरिक्ष केंद्र है, तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष केंद्र। उसी प्रकार से स्वचालित। स्वचालित मतलब क्या? इसका उत्तर क्या होगा? कंप्यूटर। स्वचालित कंप्यूटर। उसी प्रकार से आखिरी है ज्वार। ज्वार यानी लहरें, इसका उत्तर है लहरें। अगला प्रश्न है बच्चों, कृति पूर्ण कीजिए। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिली सुविधाएं। यानी प्रश्न क्या बनता है कि जो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से कौन कौन सी सुविधाएं यानी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ हम देखते हैं। पहला है लॉन्च पैड, दूसरा है ब्लॉक हाउस, तीसरा है नियंत्रण उपकरण और चौथा है चलित दूरमिति केंद्र। आशा है बच्चों, पृथ्वी से लेकर अग्नि तक पाठ के जितने भी परिच्छेद हमने इस वीडियो में देखे हैं आपको
समझ आया होगा। इसके आगे का परिच्छेद हम अपनी अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।